आगे देखते हैं कंडीशन, रिस्पॉन्स या अनुबंधित प्रतिक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो यहाँ कुछ ये 8-9 फैक्ट्स हैं, है ना, जिनमें से स्टार्टिंग के 4-5 बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सभी को समझेंगे एक बार। पहला है प्रेरणा यानी कि इंस्टिंक्ट। प्रेरणा से मतलब है प्रेरित होने से। स्टिमुलस के प्रति जब कोई अधिगम करता, प्रेरित होता है, तब वो अपना वर्क या सीखने का जो काम है वो बहुत अच्छे से करता है, या उसके व्यवहार को बहुत अच्छे से मापा जा सकता है। जैसे कुत्ते वाले एग्जाम्पल को ही अगर लें तो वहां कुत्ते को भूखा रखा गया और उसकी भूख जो थी वो भोजन से मिटनी थी, तो भोजन देर से आया है या घंटी बजने के बाद आया है, तब तक वो क्या करता है, वेट करता है। और जिस चीज से उसको प्रेरणा मिली यानी कि भूख उसकी समाप्त हो रही है, तो वो उसके प्रति प्रेरित होता है और जैसे ही सामने भोजन आता है वो अपने रिएक्शन देने लगता है। तो पहली चीज ये थी कि जब तक आप किसी चीज के प्रति रुचि नहीं रखेंगे, आपको उसकी नीड नहीं होगी, आप उसके प्रति प्रेरित नहीं होंगे, ठीक है, तब तक आप अच्छे से नहीं सीखेंगे या अच्छे से व्यवहार नहीं करेंगे। सेकंड है पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन। किसी भी चीज का रिपीटेशन आपको अच्छे से सिखाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल हम उसी को ही लेकर चलते हैं। घंटी का डेली बजना और उसके साथ भोजन का आना, ये उसको व्यवहार में लेकर आ रहा था, यानी कि रिएक्शन के तौर पर उसका स्लाइवा टपक रहा था, यानी कि लार टपक रही थी। तो यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि किसी चीज को सिखाने के लिए आप अगर उसका निरंतर अभ्यास कराते हैं या बच्चा करने लगता है तो वो चीज को जल्दी से सीखता है। तो घंटी का डेली का बजना और भोजन का आना, उसका वेट करना, उसका रिएक्शन देना, इन सभी चीजों से क्या सीखने को मिला कि वो रिएक्शन कब देगा, जब उसको जो सिखाने वाला है या जो उसको प्रेरित करने वाली चीज है, जो उसका स्टिमुलस है, उद्दीपक है, वो रिपीट किया जाएगा, ठीक है। तीसरा है तत्कालिकता यानी कि इमीडिएटनेस या इमीडिएटली, इंस्टेंटली। इसमें आप समझेंगे कि यदि घंटी बज रही है, घंटी बजने के तुरंत बाद खाना आ रहा है, यानी कि आपने कंडीशनड स्टिमुलस दिया, इसके साथ ही अनकंडीशनड स्टिमुलस भी तुरंत बाद दिया, तो जो बच्चे या कुत्ते का जो मतलब रिएक्शन था, जो लार टपकाना है ना, या उसका मचलना है, हरकतें करना है, वो बहुत जल्दी ही स्टार्ट हो गया, क्योंकि उसको पता था कि बैल बजते के साथ ही खाना आ गया है। अगर बैल बजने के तुरंत बाद खाना नहीं आता, लेट आता, तो उसकी रुचि, इंटरेस्ट, भूख वो भी थोड़ी कम हो जाती, ठीक है, समाप्त हो जाती एक टाइम बाद। तो इसका मतलब है सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यही है, तत्कालिकता, यानी कि आप किसी बच्चे को अगर कुछ सिखा रहे हैं, उसका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए आपको आपका जो व्यवहार है या आपकी जो भी टीचिंग, जो आपके मटेरियल्स है, ठीक है, जो आपका मेथड है, उस पर आपको इंस्टेंट वर्क करना होगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आपका टाइम स्टार्ट हो गया पढ़ाने को लेकर, लेकिन आप पढ़ा नहीं रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं या थोड़ा वेट करा रहे हैं, तो बच्चे का इंटरेस्ट वहां से खत्म हो जाता है। तो इसका प्रभाव सीधा उसके अधिगम पर यानी कि सीखने की प्रक्रिया पर पड़ता है। लर्निंग प्रोसेस उसका क्या हो जाता है, इंटरेस्ट नहीं लेता, ठीक है, तो जिस प्रकार से वो कुछ सीख नहीं पाता। अगला देखते हैं सामान्यीकरण, ये है जनरलाइजेशन। इसमें क्या होगा, जो जैसे कुत्ते को खाने देने के वक्त जो बेल बजाई जा रही थी, उसी प्रकार से कोई और बेल बजाई जाती है, लेकिन सेम बेल है ना, लेकिन वो खाना नहीं दे रही। नेक्स्ट है सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन। इसमें आपको क्या समझना है, जो बेल कुत्ते को खाना देने से पहले बजाई जा रही थी, वही बेल किसी और टाइम बजाई जाती है परंतु खाना नहीं आता, तो उस बेल को सुनकर भी वही रिएक्शन देगा वो जो कि खाना देने वाली बेल पर देता था, क्योंकि बेल सेम है। तो सामान्यीकरण ये कहता है कि जिस चीज से आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, उसको प्रेरित कर रहे हैं, उसको आकर्षित कर रहे हैं सीखने के प्रति या खाना देने के प्रति, वो वाली चीज है यहाँ पर, और उसी चीज को आप दूसरे वे में भी लेकर जा रहे हैं। आप घंटी बजा रहे हैं लेकिन खाना नहीं लेकर आ रहे, तब भी कुत्ते का रिएक्शन क्या होगा, उसका रिएक्शन वही होगा, लार टपकाना, कि बैल बजी है, खाना आएगा। बैल सेम है लेकिन इस बार खाने को लेकर बैल नहीं है, किसी और चीज की बैल है, लेकिन उसको पता है कि बैल बजने का मतलब खाना आना है, तो वो अपने अनुसार वही रिएक्शन देगा जो पहले खाना देने के टाइम बैल बजने पर देता है। अगला देखते हैं विभेदन, डिस्क्रिमिनेशन। ये है कि बैल बज रही है, खाना आ गया,
अब की बार कोई दूसरी बेल बजी है, सेम बेल नहीं है, सामान्यीकरण में सेम बेल है लेकिन खाना देने को लेकर नहीं है, वो किसी और इंफॉर्मेशन को लेकर है या किसी और चीज को लेकर है। तो लेकिन कुत्ते के कान खड़े हो जाएंगे कि भाई बेल वही वाली बजी है, यानी कि खाना आ रहा है। मान लीजिए अभी खाना आया, 1 घंटे बाद फिर से वही बेल बज गई, तो उसको तो वही लगेगा कि खाना आ रहा है। तो ये वो था सेम बेल, ठीक है, और सेम रिएक्शन। यहाँ है विभेदन, डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि बैल अलग है लेकिन बैल तो बैल है, बैल बज रही है तो कान तो खड़े होंगे उसके कि कुछ साउंड हुआ या जो भी है, लेकिन सेम बैल नहीं है तो उसका ध्यान उतना ज्यादा नहीं लगेगा कि हाँ ये खाने की बैल नहीं है, ये तो कोई दूसरी बैल है, जैसे भी है। तो ये चीज है विभेदन, यानी कि अलगाव, अलग करना, है ना। विलुप्तता, एक्सटिंक्शन, ये क्या होता है, एक लंबे समय बाद या हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद आप देखेंगे कि बैल बज रही है खाना नहीं आ रहा, बैल बज रही है खाना नहीं आ रहा, तो जो कुत्ते का रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, इंटरेस्ट उसका खत्म हो जाएगा, वेट नहीं करेगा, ठीक है, और भूख भी उसको उस टाइम पर, मतलब बैल सुनने को लेकर वो जो लार निकलना है या भूख का एहसास है वो नहीं होगा, तो ये धीरे धीरे कम होगा और एक टाइम बाद खत्म भी हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण यही था कि अगर आप कंडीशन स्टिमुलस के साथ अनकंडीशन स्टिमुलस भी देते हैं तब उसका रिएक्शन क्या होता है, बहुत फास्टली देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सहज पुनः प्राप्ति, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, मीन्स लंबे समय तक बैल बजी खाना नहीं आया, लेकिन एक लंबे समय बाद, एक टाइम बाद वही बैल उसको फिर से सुनाई दी, तो उसका माइंड बिल्कुल उधर जाएगा पहले की बात पर कि यही बैल बजती थी तब खाना आता था, और कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग्स जो है वो भूख वाली होंगी और उसकी लार टपकने लगेगी। तो ये सहज पुनः प्राप्ति का मतलब है बेशक टाइम हो गया है, टाइम टू टाइम होने पर, मतलब टाइम कटने के साथ ही उसकी वो आदत भी छूट गई है, लेकिन एक लंबे समय बाद अगर ये फिर से डाली जाए तो वो आ सकती है या उसका रिएक्शन सेम होगा, सेम बैल पर। नेक्स्ट उच्च स्तरीय अनुबंधन, हायर ऑर्डर कंडीशनिंग, ये है आपकी बैल बजाई गई, बैल के साथ ही मान लीजिए बर्तनों की आवाज हो रही है, बर्तन गिर गए, ठीक है, और भोजन आया है। नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि ये चीज 2-3 बार रिपीट होती है कि खाना आ रहा है बर्तन गिर जाते हैं, ऐसा हो ही जाता है अचानक से। अगली बार बर्तन गिर रहे हैं, बैल नहीं बजी है, तब भी उसको यही लगेगा कि शायद खाना आ रहा है, क्योंकि ऐसा उसने 2-3 बार देख लिया है। तो कहने का मतलब है किसी चीज का रिपीटेशन बच्चे में हैबिट क्रिएट कर देता है, हैबिट बिल्ड कर देता है कि ये वाली चीज होनी है क्योंकि ये चीज डेली होती है, ठीक है। विचलन, एवर्जन, इसका मतलब है विचलित होना, यानी कि ये वैसे टेस्ट एवर्जन है, ठीक है, तो इसको आप टेस्ट वाले एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। देखिए कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक जैसे जॉन गॉर्सिया, रॉबर्ट कॉलिंग, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था चूहों पर, और ये देखा था कि पानी की बोतल से वो पानी पीते थे और पानी का टेस्ट चेंज होने पर उन्होंने बोतल से पानी पीना बंद कर दिया। तो ये है टेस्ट एवर्जन, यानी कि एक बार जो चीज कहते नहीं कि जो अगर कुछ अच्छा लग रहा है मुंह लग गया तो फिर उसकी हैबिट हो जाती है, और एक बार मुंह से छूट जाए या स्वाद आपको बेकार लग जाए तो आप उस चीज को नहीं लेते, है ना। तो ये वही चीज है कि बच्चे का भी इंटरेस्ट आपको जगाना पड़ेगा किसी भी बात से। अगर उसका इंटरेस्ट हट गया, है ना, या खाने को लेकर मान लीजिए कोई चीज मैंने खाई और उसमें कुछ ऐसी चीज निकल गई कि मेरा मन हट गया, तो मैं उसको कभी नहीं खाऊंगी, या ऐसा कह सकते हैं कि एक बहुत लंबे समय तक मैं उस चीज को खाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे वही चीज याद आ जाएगी कि इसे खाने पर लास्ट टाइम ऐसा हुआ था। तो होता है ना कि मन हट जाता है, तो वही चीज है कि विचलित हो जाता है मन उस चीज को लेकर। सीखने संबंधी भी अगर हम कहें तो मैंने अगर कुछ चीज सीखते टाइम कोई ऐसी घटना दुर्घटना घट गई है तो मैं उस चीज को नहीं सीखूंगी, वो मेरे सामने आएगी तो मुझे पहले की जो चीजें हैं वो याद आएंगी, तो मैं वहां से मन हटा लूंगी कि नहीं मुझे ये सीखना ही नहीं है या मुझे ये करना ही नहीं है। तो वो ये चीज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या थी, ये कुछ फैक्ट थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा है ये तत्कालिकता वाला, ठीक है। अगली थ्योरी है व्यवहारवाद के जनक जेबी वॉटसन की। ये भी प्रैक्टिकल कर रहे थे किस पर, मतलब किस थ्योरी से प्रभावित थे, ये पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग से काफी प्रभावित थे, क्योंकि ये व्यवहारवाद के जनक थे तो ये प्रैक्टिकल लर्निंग पर ज्यादा फोकस करते थे। इनका मानना था कि मन संबंधी जो मूल्यांकन है वो ठीक नहीं होता, वो सटीक रिजल्ट नहीं देता, इसीलिए इन्होंने आत्मनिरीक्षण विधि को अस्वीकार किया। इन्होंने लिटिल एल्बर्ट पर प्रयोग किया, एक छोटा बच्चा था 9 महीने का एल्बर्ट, उस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया,
और अच्छा, कोई भी व्यक्ति है अगर कोई प्रयोग कर रहा है, कोई खोज कर रहा है, तो उससे पहले उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन के आधार पर ही वो उस पर रिसर्च करता है। इसी तरीके से ये इनको प्रभावित तो किया क्लासिकल कंडीशनिंग ने, लेकिन इनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्लासिकल कंडीशनिंग का जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पर किया गया था, कुत्ते पर किया गया, क्या सिर्फ ये जानवरों पर ही अप्लाई होगा, है ना, इंसान पर होता है कि नहीं। तो इन्होंने इंसान पर यानी कि बच्चे पर प्रयोग किया अपना, और एक छोटा बच्चा था 9 महीने का, उस पर इन्होंने प्रयोग किया। अब प्रयोग में उन्होंने क्या क्या किया, देखिए उसको सबसे पहले एक सफेद चूहा टॉय के रूप में, खिलौने थे वो जो फर वाले होते हैं, सफेद चूहा, खरगोश, बंदर, ऐसे ही कुछ टॉयज दिए, तो वो आराम से खेल रहा था, काफी खुश था। ठीक है, ये चीज निरंतर होती गई, और जब वो 11 महीने का हुआ, यानी कि 2 महीने बाद इन्होंने पाया कि वो फिर भी उसी तरीके से खेल रहा है। लेकिन अचानक से क्या होता है कि जब इन्होंने उसको खेलने के लिए दिया कुछ टाइम बाद, तो ये पीछे से एक स्टील की प्लेट पर हथौड़ा हैमर मार रहे थे, तो उससे वो डरने लगा। मतलब खिलौना देते के साथ ही जैसे ही उसने खेलना शुरू किया, इन्होंने अपनी क्रिया स्टार्ट कर दी, तो उससे बच्चा डर गया कि इसको लेने से मुझे ये, मतलब मैंने जैसे खेलना स्टार्ट किया, इनको मैंने जैसे हाथ में लिया तो वैसे ही आवाज आ रही है। वहां वो थोड़ा सा रोया, कोई बात नहीं, लेकिन इस चीज को ये हफ्ते भर तक करते चले गए। वो जो रिपीटेशन था बच्चे के दिमाग में बैठ गया कि जब भी मैं खिलौने के साथ खेलने बैठता हूँ तभी ये आवाजें आती हैं, और वो डरने लगा कि ये आवाजें इन खिलौनों की वजह से आ रही हैं, यानी कि मुझे इनसे नहीं खेलना है। तो बच्चा हर बार रो जाता था। तो इन्होंने पाया कि ना सिर्फ जानवरों पर बच्चे, बल्कि मतलब मनुष्य पर या बच्चे पर भी वो चीज अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो रिपीटेशन, चाहे वो किसी चीज का आपको नेगेटिवली सिखाना हो, नेगेटिवली इफेक्ट करना हो लर्निंग को लेकर, या पॉजिटिवली, तो वो असर करता है ना। तो वहां से क्या निकल कर आया कि 11 महीने का बच्चा जो 2 महीने, पिछले 2 महीने से अच्छा खासा खेल रहा था, वो डरने लगा। तो अच्छा, डर की भी इन्होंने परिभाषा दी है, वो देखेंगे हम आगे। तो उस एक्सपेरिमेंट से जो इनका रिजल्ट निकल कर आया, अनुबंधित इन्होंने अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत को जानवरों से मनुष्यों पर प्रयोग किया, वो चीज मैंने आपको बता दी, जिसके परिणाम को सामान्यकरण व विलुप्तता के साथ सहज पुनः प्राप्ति से जोड़ा गया। यानी कि जो चीजें अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, उनमें से कुछ चीजें यहाँ पर निकल कर आएंगे। सामान्यकरण यानी कि अब एक्सपेरिमेंट सिर्फ इतना ही नहीं था, बच्चा डर भले रहा था, लेकिन जब उसको देखिए प्रयोग के रूप में क्या है, सबसे पहले उसको सफेद चूहा या खरगोश दिया गया, खेल रहा है, उसको कुछ टाइम बाद डराया गया, वो डर रहा है। अच्छा, वैसी ही कोई चीज दूसरी भी, मान लीजिए टेडी बियर है, बंदर है, कुछ भी है, ऐसे ही वो सॉफ्ट जो टॉयज होते हैं, वो टॉयज उसके सामने अलग अलग तरीके के रखे गए, लेकिन वो सभी से ही डर रहा था। ऐसा नहीं है कि जिस टॉय से वो खेलता था उसी से उसको डराया गया तो वो उसी से ही डर रहा था, उन जैसे किसी भी टॉय से वो डर रहा था जो कि उसको डराने के बाद दिखाए गए। ऐसे में क्या हुआ कि ये जाना गया कि सामान्यकरण है, यानी कि जनरली ऐसा होता है कि बच्चा जिस चीज से अपने दिमाग में डर बिठा लेता है, उसी चीज से वो डरता रहता है, मतलब उस जैसी और चीजों से भी वो डरता रहता है। तो एक खिलौने, दो खिलौने से डरने पर भी उसका डर खत्म नहीं हुआ, वैसे अनेक खिलौनों से भी वो डर रहा था। फिर कुछ टाइम बाद विलुप्तता यानी कि एक्सटिंक्शन की स्थिति पाई गई, कि बच्चे को जब कुछ टाइम हो गया, उसको डराया गया, दूसरे खिलौने दिखाए गए, वो डर रहा था। ठीक है, लेकिन जब ये चीज भी क्रम से घटती चली गई तो उसका डर भी कम होता चला गया। अब उसको ध्यान ही नहीं कि मैं किस चीज से डर रहा था, क्यों डर रहा था। ठीक है, छोटा बच्चा था। आगे एक और चीज है, सहज पुनः प्राप्ति। लंबे समय बाद फिर से उसके सामने अगर वही खिलौने लाए जाएं तो उसके माइंड में फिर से वही चीजें आ जाएंगी कि जब भी मैं इन खिलौनों से खेलता था तो मुझे डर लगता था, आवाज होती थी, ठीक है, तो वो रोने लगता था। तो कहने का मतलब है कि सामान्यकरण यानी कि एक चीज का डर आपके माइंड में अगर बैठ जाए, फोबिया बैठ जाए, तो वो उस जैसी किसी और चीज से भी आएगा आपके मन में। दूसरी चीज है, एक लंबे अरसे बाद आप उसको भूलने लगेंगे या वो घटने लगेगा, ठीक है, कम हो जाएगा। तीसरी चीज है, लंबे समय बाद भी अगर वो चीज एकदम से आपके सामने आ जाती है तो दिमाग में वही चीजें फिर से मतलब रिपीट होने लगती हैं। तो पुनः प्राप्ति यानी कि उस डर की पुनः प्राप्ति। तो ये तो हो गया नेगेटिव इफेक्ट। अगर
इसको पॉजिटिवली इफेक्ट दिया जाए लर्निंग के क्षेत्र में, तो अलग तरीके से भी हम बच्चे को, अगर कोई अच्छी चीज है तो यहाँ तो उसको डराया गया, ये जाना गया है कि उस पर उसने कैसा बिहेव किया, है ना। इसी चीज को हम दूसरे वे में भी ले सकते हैं, वो चीजें आगे समझेंगे। इनके अनुसार इन्होंने जो डर की परिभाषा दी है वो ये है कि किसी व्यक्ति की सामान्य गतिविधियों को करने की क्षमता में जब बाधा उत्पन्न होती है तो अब उसको क्या कहा जा रहा है, डर या फोबिया। मैं कोई नॉर्मल सी चीज कर रही हूँ लेकिन अचानक से उस टाइम ऐसी दुर्घटना हो गई, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ जो मैं, दुर्घटना तो चलो हो गई सो हो गई, लेकिन वो जिस दौरान हुई है, जिस क्रिया के दौरान हुई है, मुझे उस क्रिया से ही डर लगने लगेगा कि नहीं मुझे ये चीज नहीं करनी है। बहुतों को होता है ना कि पानी से डर होता है, किसी को किसी चीज से डर होता है, तो फोबिया दिमाग में बैठ जाता है, तो वो इन्होंने परिभाषित किया है। इसको हम शिक्षा के क्षेत्र में कैसे देखेंगे, शिक्षक द्वारा छात्र को डांटना या पीटना। अगर अध्यापक, टीचर बच्चे को डांट रहा है, पीट रहा है, तो मान लीजिए कि मैथ का टीचर है, उसको डांट रहा है, तो बच्चे का मैथ में इंटरेस्ट भले ही कितना हो, क्योंकि उसको उसी टीचर से पढ़ना है जब तक वो उस स्कूल में है या जब तक वो उस क्लास में है, तो वो टीचर से नहीं पढ़ेगा। तो कहने का मतलब है जिस चीज में उसका इंटरेस्ट था उसका प्रभाव क्यों पड़ा, उस पर जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ा वो टीचर के डांटने से पड़ा। वो अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से ही दूरी बना लेगा, क्योंकि उसको उस टीचर से ही नहीं पढ़ना, स्कूल नहीं जाएगा, है ना, उनके टाइम पर वो क्लास में नहीं रुकेगा, या फिर ढंग से नहीं पढ़ेगा, या डर डर के रहेगा। तो अधिगम का जो प्रभाव है वो बहुत हद तक पड़ता है। तो ये चीजें थी। एक ये व्यवहारवाद के जनक जो थे जेबी वाटसन, इन्होंने भी सेम प्रयोग किया है, लेकिन वो जानवर पर था और ये मनुष्य पर है। ठीक है, आइए अगली थ्योरी समझते हैं। अगली थ्योरी है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसके प्रतिपादक कौन थे, बीएफ स्किनर। स्टार्टिंग में जो क्लासिकल कंडीशनिंग हमने पढ़ी, ठीक है, उसके प्रतिपादक थे इवान पेवलोव। उनसे प्रभावित होकर वाटसन ने, जेबी वाटसन ने, जो कि व्यवहारवाद के जनक हैं, उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया एल्बर्ट पर, और वाटसन से प्रभावित होकर स्किनर जो हैं ये प्रयोग कर रहे हैं। चेन बनी हुई है एक, ठीक है, तो स्किनर प्रभावित पेवलोव से ही थे कि उन्होंने इस तरीके से प्रयोग किया। पेवलोव का कहना था कि जब आप स्टिमुलेट करते हैं, किसी को बाध्य करते हैं रिस्पॉन्स करने के लिए, तभी रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने जानवरों पर किया था, वाटसन ने उसी चीज को दोहराया और मनुष्य पर, यानी कि मानव शिशु पर। ये क्या थे, ये उनसे हटकर थ्योरी वही चल रही है, लेकिन इनका कहना है कि जानवर हो, मनुष्य हो, जो भी हो, जरूरी नहीं है कि पहले स्टिमुलेट किया जाए तभी रिस्पॉन्स मिले, रिस्पॉन्स देने पर भी स्टिमुलेट मिल सकता है। यानी कि स्टिमुलस, उद्दीपक को इन्होंने बाद में रखा और रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया या प्रतिक्रिया को ये पहले रख रहे हैं। तो जानते हैं कि इनका सिद्धांत क्या कहता है, किस प्रकार से इन्होंने किस पर प्रयोग किया। ठीक है, तो पहले एक चीज यहाँ हमें देखनी है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन या ऑपरेंट कंडीशनिंग को अन्य नाम से भी जाना जाता है, और वो है क्या क्या, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। ये अटपटे से जो वर्ड्स हैं इनको आप इंग्लिश में सर्च करना कि ये किस किस नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इतना काम तो आप खुद भी कर सकते हैं, यहाँ स्पेस नहीं था, फिर लिखने का मैटर ज्यादा हो जाता है, तो ये काम आपका है। प्रतिपादक आपने देख लिया, बीएफ स्किनर, ये भी अमेरिका से थे, वाटसन भी अमेरिका से थे। ठीक है, तो इन्हीं के उन्हीं के स्टूडेंट समझ लीजिए या उनके समकालीन थे, तो इन्होंने, ये जूनियर हैं वो सीनियर हैं, तो वही काम ये भी कर रहे हैं। इनका कहना था कि अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाए। रिस्पॉन्स आप कैसा देंगे तब आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो अनुक्रिया पहले हो, यानी कि रिस्पॉन्स आपका पहले हो, उसके बाद उद्दीपक मिलेगा, है ना। जैसे उद्दीपक को हम भोजन के रूप में ले रहे थे, तो पहले आप अनुक्रिया रिस्पॉन्स देंगे तब आपको भोजन मिलेगा। ठीक है, फिर पुनर्बलन की प्रक्रिया होती है, और जिससे कि अधिगम तीव्र होता है, यानी कि आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो काफी फास्टली रहेगा। पुनर्बलन क्या होता है ये भी जान लेते हैं, जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया की संभावनाएं बढ़ जाए, यानी कि मैं उद्दीपक के लिए बार बार आपको अलग अलग एग्जाम्पल देने से आप कंफ्यूज हो जाओगे। उद्दीपक मीन्स कुत्ते वाले एग्जाम्पल में जो खाना है, जिस उद्दीपक को देने से, यानी कि खाने को देने से अनुक्रिया की संभावनाएं बढ़ जाए। अनुक्रिया हो रहा था, रिस्पॉन्स जो वो लार टपका रहा था या उसको भूख लग रही थी, तो रिस्पॉन्स प्रोसेस आपका अगर फास्ट हो रहा है या फिर
उसकी जो संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, वो इंक्रीज हो रही हैं, यानी कि पुनर्बलन की प्रक्रिया काम कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे रिजल्ट अच्छा आने पर किसी गिफ्ट का मिलना। बच्चे का अगर रिजल्ट अच्छा आया है तो पेरेंट्स द्वारा उसको कुछ गिफ्ट दिया जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब उसको रिस्पॉन्स अच्छा मिला, उसको पता है कि मैं इस क्लास में अच्छे मार्क्स लेकर आया, इसलिए मुझे इस बार साइकिल दी है या जो भी गिफ्ट मिला है उसको, नेक्स्ट टाइम वो इससे और अच्छी मेहनत करेगा, तो ताकि मुझे और अच्छा कोई गिफ्ट मिले। तो बच्चे में लालसा बढ़ जाती है, ठीक है। उसको वो एक है ना कि दंड और पुरस्कार, वो चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। तो अगर आप पुरस्कृत करते हैं किसी को, है ना, अवार्ड देते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो बच्चे में भी वो भावना जागती है कि मुझे और अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से सीखना है। तो इनकी कहानी के बारे में अब जानते हैं। देखिए, इन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया। कई बार पूछ लेता है किस किस पर किया, आप दोनों का नाम लेंगे, लेकिन पहले चूहे पर किया था, तो प्राथमिकता किसको देंगे आप? चूहे को। तो एक सफेद चूहा था जिसको इन्होंने भूखा रखा, ठीक है, कुछ टाइम उसको कुछ दिया नहीं, और उसको फिर एक पिंजरे में या बॉक्स में बंद कर दिया, और वहां एक लीवर लगा हुआ था जिस पर हाथ लगने से या जिसके दबने से वहां पर भोजन उपलब्ध हो जाता था। ये चीज चूहे को क्या पता, तो उसको बंद कर दिया गया, और वो क्योंकि भूखा था तो वो हैरान हो रहा था, परेशान हो रहा था, तड़प रहा था भूख से, तो वो इधर उधर भाग रहा था, और कुछ उसको कैद था वो, तो इस वजह से भी उसको कि बाहर निकलूं कैसे भी, मैं खाने का इंतजाम करूं या भूख लग रही जैसे भी है, जो भी चीजें हैं। तो कुल मिलाकर ऐसी झटपटाहट में गलती से लीवर पर उसका हाथ, उसका पंजा लग गया, और ऊपर से खाना आ गया, ठीक है। तो उसके पास जैसे ही अनाज या खाना जो भी था वो गिरा, वो खाने लगा। उसको क्या पता कि मेरे हाथ लगने से आया है। थोड़ी देर बाद उसी चीज को वो फिर से, वो अब भूख की वजह से नहीं, लेकिन वो बाहर निकलने के लिए झटपटा रहा था, ठीक है, बार बार इधर उधर कर रहा था, और इस प्रकार से फिर से उसका पंजा वहां लगा और फिर से खाना उपलब्ध हो गया। ये चीज जब उसकी रिपीट होती गई तो उसके दिमाग में आ गया कि भाई बात पकड़ ली उसने कि खाना आ रहा है यहाँ से, तो है ना। तो कहने का मतलब ये है, संघर्ष किया उसने बाहर निकलने को लेकर, अपनी भूख शांत करने को लेकर प्रयासरत रहा वो जब तक बंद था, ठीक है। और ऐसे में उसको रिजल्ट के रूप में क्या मिला, रिस्पॉन्स के रूप में क्या मिला, उसको भोजन मिला जिससे उसकी भूख शांत हो गई। अब उसको ये जल्दी नहीं थी कि हाँ मुझे बाहर निकाल दो, पेट भरा था तो आराम से वो अपना उसमें बैठा लेटा जो भी था, ठीक है। तो यहाँ यही चीज उन्होंने बोली है कि जब आप रिस्पॉन्स देते हैं, है ना, आप कोई अनुक्रिया करते हैं, तभी आपको, कहने का मतलब ये है, उद्दीपक को देने से अनुक्रिया की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उद्दीपक के रूप में जब आपको खाना मिला, तब आप और ज्यादा कि नहीं मुझे फिर से ट्राई करना है, अब की बार फिर से खाना आएगा, उसी प्रकार से आएगा, ये चीज उसको पता चल गई थी। तो यहाँ पर खाने को देखकर उसको भूख नहीं लगी है, लार नहीं निकली है, जैसे कुत्ते के केस का था, ठीक है। उसको पहले उसने प्रयास किया, ठीक है, उसके बाद उसको रिजल्ट मिल रहा है, और रिजल्ट से यानी कि रिस्पॉन्स से वो इतना प्रभावित है कि वो फिर से ट्राई करने को राजी है कि हाँ मैं बार बार ट्राई कर लूंगा। तो कोशिश जो है आपकी बढ़ जाती हैं, और रिजल्ट के या रिस्पॉन्स की अच्छी खासी संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं कि भाई रिजल्ट भी अच्छा आएगा, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझे पता है कि यहीं से रिजल्ट आना है। ये है प्रोसेस, ठीक है, ये रास्ता है जो मुझे अपने रिस्पॉन्स को या रिवार्ड या जो गिफ्ट लेना है मेरे को, वो इस प्रकार से मुझे मिल सकता है। तो बच्चे के केस में ये होता है कि बच्चा अगर अच्छी पढ़ाई कर रहा है और उसको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, पोजीशन उसकी अप हो रही है, तो उसको महसूस होता है कि इस बार मैं और अच्छे से करूंगा। तो ये बच्चों के केस में इस प्रकार से काम आता है। चलिए देखते हैं पुनर्बलन के प्रकार के बारे में। ये दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। यानी कि रेनफोर्समेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब अच्छे बुरे से नहीं है। यहाँ आप पाएंगे वांछित प्रक्रिया सकारात्मक पुनर्बलन में, जबकि नकारात्मक में आप पाएंगे अवांछित यानी कि अनडिजायर्ड जो चीजें हैं, रिस्पॉन्स है, उनको आप देखेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप किसी को रिस्पॉन्स के तौर पर उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, या फिर उसकी जो उसका उद्दीपक था, जो भी है उसने मेहनत की तो उसकी नौकरी लग गई, तो वहां से क्या होगा, एक नौकरी लग गई तो वो फिर से मोटिवेट होता है कि थोड़ा प्रयास और करूंगा, इस बार तो और अच्छी नौकरी लग जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, आप
आगे की तरफ बढ़ते हैं, निरंतर उसमें प्रयासरत रहते हैं ताकि मुझे और अच्छा रिस्पॉन्स मिले। तो रिस्पॉन्स पाने की जो आपकी संभावनाएं हैं वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं। किसमें? सकारात्मक में। नकारात्मक में क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई प्रक्रिया दोहराई जा रही है, टेस्ट दिया गया दो बच्चों को, एक के अच्छे मार्क्स आए, उसकी तारीफ हो गई, दूसरे की डांट पड़ गई, उसको दंड दिया गया है ना, पनिशमेंट मिल गई इसको, तो क्या होगा? नेक्स्ट टाइम वो टेस्ट में ही नहीं आएगा, है ना। और इसके साथ ही उसका पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म होगा, या उस सब्जेक्ट से जिसमें उसके नंबर कम आए थे। तो इस प्रकार से ये दोनों सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन कार्य करते हैं। अच्छा, इनकी अनुसूचियां भी पढ़ लेते हैं, ये एग्जाम में आती हैं। पुनर्बलन अनुसूची ये दो प्रकार की है, सतत निरंतर अनुसूची या सविराम और आंशिक अनुसूची। आइए पुनर्बलन अनुसूची के बारे में भी जान लेते हैं। ये भी दो प्रकार की है, सतत या निरंतर, और दूसरी है सविराम या आंशिक। अच्छा, पुनर्बलन से मतलब आपने अभी जाना ही था, तो उसके बारे में ये है कि हर जवाब देने पर बच्चे की अगर आप तारीफ करते हैं तो बच्चा क्या होता है? एक्साइटेड रहता है। कि क्लास में होता है ना, छोटे बच्चों को पूछ लिया कि मान लीजिए कि हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो अधिकतर बच्चों को पता होगा, लेकिन उनमें से कुछ एक होते हैं जो ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, उन्हें पता होता है कि हर जवाब मैं देता हूँ, मेरी तारीफ होती है हर बार, ठीक है, तो उसकी तारीफ की जाती है हर बार। तो ये क्या है? सतत या निरंतर पुनर्बलन। बच्चे को नेक्स्ट टाइम के लिए वो और भी ज्यादा उसमें और भी ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि पिछला जवाब मैंने अच्छा दिया था, या पिछले कुछ जवाब मैंने अच्छे दिए, या ज्यादातर जवाब मेरे अच्छे जाते हैं, तो इस बार भी मेरा जवाब अच्छा जाएगा, मैं अच्छे से पढ़कर आऊंगा, मैं ही जल्दी जवाब दूंगा, वो वाली चीजें हैं। सेकंड है सविराम या आंशिक अनुसूची। इसमें बच्चे की तारीफ कभी कभी की जाती है, हर बार नहीं की जाती, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वो हर बार जवाब सही दे रहा है, लेकिन तारीफ के लिए और बच्चों को भी फिर देखा जाता है। एक ही बच्चे पर टीचर का फोकस रहेगा तो बच्चों में भेदभाव की स्थिति आ जाती है कि टीचर ही भेदभाव कर रहा है। अगर उसको आते हैं आंसर तो हमेशा उसी से क्यों पूछना, उसको मतलब चुप करा दें तो हम भी बता सकते हैं। तो कभी कभी तारीफ की जाती है। ऐसा इस केस में भी हो सकता है कि आप जवाब तो सारे दे रहे हो, लेकिन तारीफ कभी कभी हो रही है, या आपने वो जवाब दिए हैं जो और कोई नहीं दे रहा, तब आपकी तारीफ की गई। हाँ, आपने वो जवाब भी दिए जो औरों ने भी दिए, तब आपकी तारीफ नहीं की गई। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने जवाब ही दो चार दिए तो इसलिए आपकी तारीफ कर दी गई है। तो ये कभी कभार वाला जो केस है वो किसमें आएगा? आंशिक या सविराम पुनर्बलन अनुसूची में। अच्छा, इसका परिणाम क्या होता है जो रिसर्च के तौर पर देखा गया है? आंशिक पुनर्बलन में विलुप्तता यानी कि एक्सटिंक्शन, इंटरेस्ट का खत्म होना, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम होता है। निरंतर आप किसी बच्चे की तारीफ करते जा रहे हैं और एक बार नहीं करते हैं तो उसकी सीखने की जो कैपेसिटी है, जो इंटरेस्ट है, वो एकदम से उसका डाउनफॉल आने लगता है। जब होता है ना, कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा हर्ट फील हो जाता है कि यार इस बार मेरे नंबर कम कैसे आ गए, हर बार आते हैं तो, है ना। तो वो सीखने को लेकर, स्कूल जाने को लेकर, उस सब्जेक्ट को पढ़ने को लेकर थोड़ा सा मतलब पीछे हटने लगता है। शोध के यानी कि रिसर्च के अनुसार इसमें क्या परिणाम, क्या रिजल्ट पाए गए हैं? आंशिक पुनर्बलन में विलुप्तता यानी कि जो कभी कभी तारीफ करने में बच्चे का इंटरेस्ट खत्म होना है, वो चीज कम देखी गई है। किसकी अपेक्षा? सतत पुनर्बलन की अपेक्षा। यानी कि बच्चे की अगर आप हर बार तारीफ करते एक बार नहीं करेंगे तो वो डाउनफॉल उसका आ जाएगा, वो लर्निंग को लेकर इंटरेस्टिंग ज्यादा नहीं रहेगा। जबकि जिसकी कभी कभी तारीफ होती है उसको बैलेंस रहता है कि हाँ ठीक है, मैंने हर बार आंसर ठीक नहीं बताए, या फिर चलो किसी और की तारीफ कर दी तो कोई बात नहीं। बाकी उसको ये रहता है कि कभी कभी अगर तारीफ की जा रही है तो चलो कर तो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कभी भी नहीं हो रही है, तो उसमें डाउनफॉल कम आएगा सीखने को लेकर। जबकि जिसकी हर बार तारीफ हो रही है उसको उसमें ज्यादा आ जाएगा। कोई बच्चा निरंतर 3 साल 4 साल तक फर्स्ट आ रहा है अपनी क्लास में, ठीक है, अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि वो फर्स्ट नहीं आया, मान लीजिए बीमार पड़ गया, या बड़ी क्लास में आ रहे हैं तो कोई सिलेबस कवर नहीं कर पाया, किसी सब्जेक्ट में वो वीक है, तो वहां पर क्या होगा? एकदम से उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। उसका जो अधिगम वक्र है वो भी हम सीखेंगे बाद में, तो अधिगम वक्र उसका एकदम से क्या हो जाएगा? गिरता नजर आएगा। तो वहां पर बच्चा बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है ना, लर्निंग को लेकर। जबकि जिसकी कभी कभी तारीफ हो रही थी, जो फर्स्ट नहीं आ रहा था, कभी सेकंड आया, कभी थर्ड आया, कभी कुछ भी नहीं आया, तो उसका बैलेंस बना रहता है कि कोई बात नहीं, ये चलता रहता है,
तो जिसको हैबिट रहती है, जो एडिक्ट रहता है कि हाँ मुझे ही गिफ्ट मिलना चाहिए, मैं ही फर्स्ट आऊंगा, वो मैं ही वाली जो चीजें हैं वो बच्चे में क्या कर देती हैं, एक टाइम पर इंटरेस्ट खत्म कर देती हैं। तो ये पुनर्बलन के प्रकार और अनुसूची की बातें थी। अच्छा, इसका एक पॉइंट रहता है, उसको भी देख लेते हैं। शेपिंग, देन चेनिंग, उसके बाद है रेनफोर्समेंट और लास्ट में है एक्सटिंक्शन। मीन्स चूहे का जो प्रयोग था यहाँ पर, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। उसने क्या किया, सबसे पहले उसका पंजा लगा लीवर पर और वहां से खाना उसको क्या हो गया, उपलब्ध हो गया, है ना। तो शेपिंग हुई सबसे पहले, उसके दिमाग में एक चीज गड़ गई, समझ आ गया उसको कि यार लीवर दबने से खाना आया। अब वो चेनिंग कर रहा है, यानी कि उसको चेन बना रहा है, उसकी श्रृंखला बना रहा है, उस चीज को बार बार कर रहा है। इसके बाद रेनफोर्समेंट, और हर बार उसको खाना मिल रहा है तो उसका क्या हो रहा है, पुनर्बलन प्रक्रिया उसकी चालू हो गई, यानी कि उसको अब रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है तो वो उस प्रक्रिया को बार बार दोहरा रहा है। लास्ट में क्या होता है, एक टाइम बाद अगर उसको खाना ना मिले लीवर दबाने पर भी, तब उसका जो ये प्रोसेस है वो कम हो जाता है और एक टाइम बाद एक्सटिंक्शन यानी कि समाप्ति हो जाता है कि यार खाना खत्म हो चुका है या अब खाना नहीं आएगा। अब वो प्रयास करना भी बंद कर देगा, वो इच्छुक ही नहीं रहेगा, ठीक है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा सीखने को लेकर या भोजन के प्रति जो उसकी भूख है कि नहीं लीवर से खाना नहीं आएगा।